नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन माना गया है? ऑप्शन देखिए, ए में दिया हुआ है नांगपोक सेकमाई मणिपुर, ऑप्शन बी में है कांठ मुरादाबाद जनपद उत्तर प्रदेश का, और ऑप्शन सी में है खारसांग जो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जनपद में है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सूरामंगलम महिला थाना सलेम जनपद तमिलनाडु में दिया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका ए है वो करेक्ट है। सेकमाई मणिपुर में जो पुलिस स्टेशन है उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन माना गया है भारत का 2020 के लिए। ठीक है, और जो ऑप्शन में बाकी चीज़ें दी गई हैं वो बाकी स्टेशनों के नाम दिए गए हैं वो टॉप 10 में शामिल हैं, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विश्व का कौन सा ऐसा पहला देश है जहां प्रयोगशाला में बने मांस के व्यावसायिक उत्पादन बिक्री और उपभोग को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका है, सिंगापुर है, फिनलैंड है, और ऑप्शन डी में कनाडा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बी है, सिंगापुर इज़ द करेक्ट आंसर। तो सिंगापुर में क्या होगा, यहाँ पे मांस और अंडों दोनों के मतलब इनका सब्स्टिट्यूट एक कंपनी है, उसका नाम है ईट जस्ट इंक। इसका जो ब्रांड होगा वो गुड मीट होगा। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? गुड मीट। और इसको जो है प्रयोगशाला में मांस को उत्पादित किया जाएगा कृत्रिम तरीके से। तो इसके उत्पादन के लिए और इसकी बिक्री और उपभोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 वर्ष पूर्व सन 1969 में चंद्रमा पर अपना ध्वज फहराने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। वर्ष 2020 में किस अन्य देश ने चंद्रमा की सतह पर अपना ध्वज फहराने में सफलता प्राप्त की है? तो इसमें ऑप्शन ए भारत है, बी में जर्मनी दिया हुआ है, सी में चीन दिया हुआ है, और डी में जापान दिया हुआ है। तो जैसा ये अभी बहुत तो समाचार पत्रों में चर्चा में रहा है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी यानी कि चीन ये करेक्ट आंसर है। तो ये जो इनकी एक महत्वाकांक्षी ल्यूनर मिशन है उसका नाम है चांग-ई। क्या नाम है? चांग-ई। ठीक है, चांग-ई नाम याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि ये मतलब इस नाम से दे देगा चांग-ई मिशन किस देश से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 दिसंबर 2020 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा और चंद्रमा पर चीन का ध्वज फहराया और वहाँ से मिट्टी के कुछ नमूनों को लेके सफलतापूर्वक यह वापस लौट आया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, इसमें चीन इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व के किस देश ने सन 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर नीति अपनाए जाने का निर्णय लिया है? ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है भारत, और डी है नेपाल। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। भारत ने ऐसी नीति की अपनाए जाने का निर्णय लिया है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति, ठीक है, इसके साथ जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसमें आयुर्वेद आता है, यूनानी आता है, होम्योपैथी चिकित्सा आता है, तो इन सबको शिक्षा एवं शोध के साथ समेकित करते हुए 2020 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली के समेकित स्वास्थ्य नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की महिलाओं को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2020 फोर्ब्स सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन ए में है सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, किरण बेदी, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार, मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह, और ऑप्शन सी में है निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी, दीपिका पादुकोण, और ऑप्शन डी में है कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा और जया बच्चन। तो इस ऑप्शन को जैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, तो जैसे आप ऑप्शन ए में किरण बेदी और सोनिया गांधी को देख रहे हैं जो अभी चर्चा में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं से सही नहीं लग रहा है। ठीक है,
और फिर ऑप्शन सी में देखिए तो यहाँ पे फिर से सोनिया गांधी और दीपिका पादुकोण की बात की गई है। दोनों लोग अभी बहुत ज़्यादा चर्चित में नहीं हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में उन्हीं को सूची में उन्हीं को शामिल किया जाता है जो वर्तमान में चर्चा में रहती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी में जया बच्चन का नाम है, कहीं ना कहीं से ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी चेक कर लीजिए आप, निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार, मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है। इन सभी को जो है सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं 2020 की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए किसको क्या रैंकिंग मिली है। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण को 41 रैंक मिली है, ठीक है, 41 रैंक मिली है। और HCL की CEO और सह प्रबंधक निदेशक हैं रोशनी नाडार मल्होत्रा, इनको कौन सी रैंक मिली है? 55। और बायोकॉन की CEO और संस्थापक हैं किरण मजूमदार, इनको मिला है 68, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM वाणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एक योजना चलाई गई है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को PM वाणी नाम दिया गया हुआ है, ठीक है। और दूसरे में दिया गया है इस तंत्र को अलग अलग निकायों द्वारा समेकित रूप से परिचालित किया जा रहा है। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, इसमें शामिल पब्लिक डाटा ऑफिस तथा पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटरों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और ऑप्शन 4 में दिया है, इसका उद्देश्य सारे देश में मुक्त भाव से वाईफाई प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो इसमें आपको सही कूट चुनने हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन बी कह रहा है 2nd और 4th सही हैं। ऑप्शन सी कह रहा है 2nd, 3rd और 4th सही हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी सही हैं। तो इसमें जो है कि ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। तो PM वाणी जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया, कब? 9 नवंबर को 2020 में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, डेट भी कभी कभी छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो PM वाणी के नाम से इसको स्वीकृति प्रदान की गई है और इसको शुरू किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित किया जाएगा इसकी सहायता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राजा जान वरपुतुर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है राजा जान वरपुतुर संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना में कर्नल हैं, इन्हें नासा द्वारा 2012 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। ऑप्शन बी है वे भारतीय मूल के हैं। ऑप्शन सी है इन्हें 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नासा के स्पेस एक्स के चालक दल के रूप में चुना गया है। तो जो इसमें ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। इसमें लिखे गए सारे कथन जो हैं इनके बारे में सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। किसके बारे में विचार करना है? अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। और 1 दिया हुआ है, अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जो है वो फ्रेडरिक अलेक्जेंडर विश्वविद्यालय एलिनिगेन न्यूरेमबर्ग स्कॉलर्स एट रिस्क एवं वीडेम इंस्टीट्यूट के साथ ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। और नंबर 2 पे दिया हुआ है 0.971 स्कोर के साथ उरुग्वे तथा पुर्तगाल अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर हैं। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, इस सूचकांक में भारत का स्कोर 0.352 है। और नंबर 4 मलेशिया, पाकिस्तान तथा ब्राज़ील की स्थिति भारत से बेहतर है। अब कह रहा है कि ऑप्शन ए में केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी में कह रहा है 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी में कह रहा है सभी सही हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ये सही, सारे विकल्प जो दिए गए हैं वो सही हैं। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, या यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? तो ये आप जो है यहाँ इन नामों को देख लीजिए ध्यान से, वीडियो को रोक करके अगर ज़रूरत हो, ठीक है। और
इसमें पूछा जा सकता है कि टॉप कौन किया है, शीर्ष स्थान पर कौन है, तो उरुग्वे एवं पुर्तगाल बताना है। भारत का स्कोर पूछ सकता है 0.352 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें थोड़े से ये आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान जैसे देश इस की स्थिति भारत से बेहतर है। तो जहाँ पे ऐसे जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु रहे वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि इंटरनेट से जानकारी जुटा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत में किस राज्य अथवा केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा हरित ऊर्जा समभिरूपिता परियोजना सबसे पहली बार प्रारंभ की गई है? ठीक है, हरित ऊर्जा समभिरूपता के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें ए पे है तमिलनाडु, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में है गोवा और डी में है पुदुचेरी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो गोवा सही है। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसको विद्युत मंत्रालय देखेगा। ठीक है, ये एक जानकारी आपको याद रखना पड़ेगा जी। विद्युत मंत्रालय के अधीन होगा, एक संयुक्त उपक्रम होगा। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और गोवा सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। इसमें क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत परिचालकता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए ऊर्जा समाधानों पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसमें गोवा सही है। चलिए, उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जेवर में, ब्रैकेट में दे दिया है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे बड़े हवाई अड्डे को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी में है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और ऑप्शन डी है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही है। जो एयरपोर्ट बन रहा है उसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया हुआ है। ठीक है, और इसका निर्माण ज्यूरिख कंपनी द्वारा की जा रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोगो प्रतीक चिन्ह, लोगो या प्रतीक चिन्ह एक ही बात होती है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ता हुआ मयूर, ऑप्शन बी उड़ता हुआ कबूतर, ऑप्शन सी उड़ता हुआ सारस, ऑप्शन डी उड़ता हुआ बाज। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, उड़ता हुआ सारस। उड़ता हुआ सारस जो है में सारस है जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, ये आपको ध्यान देना होगा। और इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अभी पहला प्रश्न था इसके पहले क्वेश्चन नंबर 10, वो इससे रिलेटेड था, तो उसके लोगों के रूप में इसको जो है अपनाया गया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2019, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक पूछ रहा है। ऐसे सवाल प्रायः परीक्षाओं में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 129 रैंक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 130 रैंक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 131 रैंक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 132 रैंक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 131 रैंक वो सही हुई, ये सही है 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक के लिए। और इसमें थोड़ी सी जो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मतलब कोई भी सूचकांक दिया जाएगा और उसको जारी करने वाली संस्था का नाम पूछता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये जो है मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए तो भारत की रैंक 131 यानी कि 131 है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यही अगर हम 2018 में देखेंगे तो भारत की रैंक कितनी थी, 129 थी। ठीक, 129 से 131 हो गई है। और इस दृष्टि से जो है भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों में आता है, मध्यम मानव विकास वाले देशों में आता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2019 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2
पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प करिए। HDI 2019 में रैंक दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, इसको आपको मिलान करना है। चलिए, अभी अभी आपने देखा कि भारत की रैंक कितनी थी, 131 थी, ठीक है। तो और इसमें पहले देख लीजिए कितना कितना दिया हुआ है। ब्राज़ील का 131 दिया हुआ है, और रूस का दिया हुआ है 85, भारत का 52 दिया हुआ है, चीन का कितना दिया हुआ है 84, ठीक है। चलिए, तो आपका जो है सी का 1 हो जाएगा, भारत का 131 है, इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद चीन में कितना है 85 है, ये आपका हो जाएगा। और देख लीजिए किसका क्या हो जाएगा, इसमें जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है, तो इस दृष्टि से आप मिला लीजिए, ए का 4 हो जाएगा, यानी कि ब्राज़ील का 84 है, और रसिया का क्या है 52 है, और भारत का 131 है, और चाइना का कितना है 85 है, ठीक है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत की कतिपय उपलब्धियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की क्या उपलब्धियां रही हैं मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर। 1990 एवं 2019 के बीच जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.8 वर्षों की वृद्धि हुई है। दूसरे में कह रहा है सन 1990 एवं 2019 के बीच विद्यालयी शिक्षा के माध्य वर्षों में 3 पॉइंट की वृद्धि हुई है। और ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है सन 1990 एवं 2019 के बीच विद्यालयी शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में 4.5 वर्षों की वृद्धि हो पाई है। और फोर्थ पे दिया हुआ है सन 1990 एवं 2019 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 273.9% बढ़ गई है। तो इसमें बताना है आपको कि सही कूट कौन सा है, यानी कि कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो है सभी कथन जो दिए गए हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। यहाँ पे सूची दी गई है, क्षेत्रीय संगठन के बारे में दिया गया है, और 2020 का शिखर सम्मेलन का आयोजन करता देश दिया गया हुआ है, कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। एपेक दिया गया है, संघाई सहयोग दिया गया है, G20 दिया हुआ है, और 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन दिया हुआ है। तो इसमें जो है इसका मिलान करना है। तो इसमें देखिए कौन सा आयोजन कहाँ पे होगा। तो एपेक जो है वो मलेशिया में होगा, तो ए को 2 से मिला दीजिए आप, ए को 2 से मिला दीजिए, एपेक को मलेशिया से। और जो आपका संघाई है वो होगा रूस में, तो बी को 1 से मिला दीजिए। और आपका जो G20 है वो सऊदी अरब में होगा, और जो 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है वो वियतनाम में होगा, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो इस आधार से आपको ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हो गया। तो ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।